ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभास कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आगामी 14 जून तक आधार कार्ड में निःशुल्क ऑनलाइन संशोधन करने की दी अनुमति। प्रदेश में अपराधों के अन्वेषण के लिए जल्द उपलब्ध होगी नार्को टेस्ट की सुविधा। सुकमा जिले में 5 लाख रूपये की इनामी महिला माओवादी कमांडर ने किया आत्मसमर्पण। और पश्चिमी द्रोणिका के प्रभाव से प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ पड़ी हल्की बौछारें। अगले 3-4 दिनों तक गर्मी कम रहने के आसार। अब समाचार विस्तार से। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने नागरिकों को अपने आधार कार्ड में निःशुल्क ऑनलाइन संशोधन करने की अनुमति दे दी है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने बताया कि लोगों को आवश्यक सुविधा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। श्री गर्ग ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा देश के आम लोगों को अपनी पहचान के प्रमाण और पते के दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को 10 वर्ष पहले आधार कार्ड जारी किया गया था, उनके विवरण में यदि पता या फोन नंबर सहित अन्य दस्तावेज बदल गए हैं तो इसकी नवीनतम जानकारी आधार के साथ जोड़ना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने ऑनलाइन संशोधन की निःशुल्क सेवा अगले 3 महीनों के लिए उपलब्ध कराई है। यह सुविधा 15 मार्च से आगामी 14 जून तक केवल माई आधार पोर्टल पर निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। राज्य विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के मुद्दे को लेकर कल हुए प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर कथित रूप से बम फेंकने का मामला गूंजा। भाजपा सदस्यों ने इस बात पर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन आसंदी द्वारा चर्चा से इंकार किए जाने पर भाजपा सदस्यों ने शोर शराबा किया। इस पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि लोकतंत्र में दमनकारी नीतियों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को लक्ष्य करते हुए बम फेंका गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिससे कुछ कार्यकर्ता घायल भी हो गए थे। वहीं इस मुद्दे पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा के प्रदर्शनकारियों को लक्ष्य करके बम फेंकने की घटना स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य का अंश नहीं देने के कारण हितग्राही अपने मकानों से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा कराई जानी चाहिए, लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने इसे अग्राह्य कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। आज सदन में बेरोजगारी के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। इस विषय पर सरकार ने सदन में स्वीकार किया कि जिस संस्था के आधार पर बेरोजगारी के आंकड़े तय किए जाते हैं उसे शासकीय मान्यता नहीं है। सरकार के इस बयान पर विपक्ष ने सवाल किया कि जब संस्था को मान्यता नहीं है तो उसके आंकड़ों को आधार बनाकर सरकार द्वारा विज्ञापन क्यों जारी किया गया। इस मुद्दे पर विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी पूरक प्रश्न किए। पूरक प्रश्नों की संख्या को लेकर जब विभागीय मंत्री अमरजीत भगत ने आसंदी का ध्यान आकर्षित किया तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मंत्री के कथन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जो विषय आसंदी को गंभीर लगेगा उस पर कितने भी पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जा सकती है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि रोजगार के वास्तविक आंकड़ों को सदन में पेश नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सदन में जानकारी दी, लेकिन इस जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार विशेष कार्य योजना लागू कर रही है। राज्यसभा में कल उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के अतिरिक्त 41 मंत्रालय और विभाग हर वर्ष अपनी विभिन्न योजनाओं में जनजातीय विकास के लिए भी विशेष प्रावधान करते हैं। उन्होंने बताया कि ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन और कौशल विकास से संबंधित हैं। प्रदेश में अपराधों के अन्वेषण के लिए अब नार्को टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध होने वाली है। कल विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि नार्को टेस्ट के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और रायपुर के एम्स अस्पताल के साथ मिलकर इस टेस्ट के लिए आवश्यक मशीनें भी मंगवा ली गई हैं। गृह मंत्री ने कहा कि इस सुविधा के उपलब्ध हो जाने से अब बड़े अपराधों में इस्तेमाल किए जाने वाले नार्को टेस्ट के लिए प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में साइबर अपराधों को रोकने के लिए सभी 5 रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही साइबर अपराधों की जांच के लिए दुर्ग में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कॉलेज की स्थापना भी जल्द की जाएगी।
श्री साहू ने बताया कि डायल 112 की सुविधा से 17 अन्य जिलों को भी जोड़ दिया गया है। इस तरह अब यह सुविधा प्रदेश के 28 जिलों में उपलब्ध है। इस बीच विधानसभा में अगले वित्त वर्ष के लिए लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास, धर्मस्व और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू के विभागों से संबंधित करीब 12,915 करोड़ रूपये की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। अनुदान मांगों पर विधानसभा के अंदर 15 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। श्री साहू ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि माओवाद प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा के बिना विकास कार्य करना लगभग असंभव है। इसलिए राज्य सरकार ने बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों में अभी तक 74 कैंपों की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल टूरिज्म की शुरुआत की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय सेना में JCO तथा OR पद पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। यह ऑनलाइन पंजीयन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर हो रहा है। पंजीयन कराने की अंतिम तारीख 20 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के निदेशक कर्नल नरेंद्र प्रसाद सेमल्टी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपना पंजीयन करा लिया है। इसके लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और 10वीं का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। सुकमा जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पुना नरकुम अभियान के तहत आमदई एरिया कमेटी की कमांडर एक महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि इस महिला माओवादी पर 5 लाख रूपये का इनाम घोषित था। उधर दंतेवाड़ा जिले के मंगनार इलाके में कल पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। पुलिस को मंगनार इलाके में माओवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी आधार पर मालेवाही थाने से डीआरजी की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। पुलिस बल के मंगनार इलाके में पहुंचते ही माओवादियों ने इन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल की जवाबी कार्रवाई के दौरान माओवादी घने जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गए। सुरक्षा जवानों ने घटनास्थल से विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किए हैं। घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में गश्त और बढ़ा दी है। महासमुंद जिले के सीमावर्ती गांवों में 3 दंतैल हाथियों की हलचल को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों को सचेत कर दिया है। वन विभाग के अनुसार ये तीनों हाथी महासमुंद की जीवतरा और कोना के जंगल में पिछले कुछ दिनों से विचरण कर रहे हैं। इस वजह से धनसुली, मोरधा, कोना, खट्टी, केशवा, परसाद और लाभरा कला जैसे पड़ोसी गांवों में भी ग्रामीणों को सतर्क रहने के साथ ही जंगल की ओर नहीं जाने को कहा गया है। वन अधिकारियों के अनुसार ये हाथी आज रात्रि में गरियाबंद जिले में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए गरियाबंद जिले के बम्हनदेही, बोरिद, गुंडरदेही और सरकड़ा गांव में भी मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है। उधर धमतरी जिले के चरगांव, तुम्बाहरा और गचकनहार जैसे वन ग्रामों में भी जंगली हाथियों की हलचल देखी जा रही है। कल शाम नगरीय क्षेत्र में एक हाथी के आ जाने पर ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग ने ग्रामीणों को सचेत रहने के लिए मुनादी करा दी है। और पेश है मौसम का हाल। पश्चिमी द्रोणिका के प्रभाव से प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक गर्मी कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार द्रोणिका के कारण प्रदेश में इन दिनों बादल छाए हुए हैं। वहीं रायपुर, जगदलपुर और मुंगेली सहित कुछ स्थानों पर आज गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने के समाचार भी मिले हैं। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मैदानी इलाकों में बादल छाए रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ के साथ ओलावृष्टि होने के भी आसार हैं। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। प्रयास आवासीय विद्यालयों में अगले शिक्षा सत्र के तहत सभी वर्गों के विद्यार्थियों के 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 मार्च तक आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए परीक्षा 30 अप्रैल को होगी। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जिले के आमजनों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। ये शिविर 20 मार्च से 2 जून तक लगाए जाएंगे। मुंगेली में जिला पुलिस द्वारा इन दिनों महिला जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को उनकी सुरक्षा और अधिकारों के विषय में जानकारी दी जा रही है। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में सकालो गांव के पास ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नाबालिग छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। प्रशासन के समझाइश के बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। जांजगीर चांपा जिले के नेगुरडीह गांव में कार की टक्कर से सड़क किनारे आग ताप रहे 2 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल व्यक्ति को चांपा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर के देवपुरी इलाके में ट्रक की टक्कर से दोपहिया सवार स्टाफ नर्स की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। और जगदलपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को चारामा के पास गिरफ्तार कर उनके पास से 33 किलो गांजा बरामद किया है। तीनों आरोपी यात्री बसी गांजा लेकर रायपुर आ रहे थे। रायपुर के हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में कल से 19 मार्च तक राष्ट्रीय मूड कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आगामी 14 जून तक आधार कार्ड में निःशुल्क ऑनलाइन संशोधन करने की दी अनुमति। प्रदेश में अपराधों के अन्वेषण के लिए जल्द उपलब्ध होगी नार्को टेस्ट की सुविधा। सुकमा जिले में 5 लाख रूपये की इनामी महिला माओवादी कमांडर ने किया आत्मसमर्पण। और पश्चिमी द्रोणिका के प्रभाव से प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ पड़ी हल्की बौछारें। अगले 3-4 दिनों तक गर्मी कम रहने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।